हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम एंड इसका सेकंड नेम हम ये कह सकते हैं डीम्ड इनकम, राइट। जैसे कि हम लास्ट चैप्टर से करते आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने कवर किया, सेकंड थर्ड चैप्टर हमने कवर किया। किसी की बुक में ये चैप्टर नंबर अलग हो सकते हैं या फिर सेम हो सकते हैं, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर नहीं लिखा। रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर किया, सैलरी हेड के हमने दोनों चैप्टर किए हैं जिसके अंदर हमने अलाउंस परक्यूजिट वाले टॉपिक्स को डिस्कस किया। सेकंड चैप्टर जो कि हमारा है सुपरएनुमेरेशन फंड्स के बारे में डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने पीजीपीपी की इनकम को डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने इन कैपिटल गेन, देन उसके बाद अदर सोर्सेज एड, देन उसके बाद डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया, ठीक है। एंड देन फाइनली आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर क्लबिंग को, और देन उसके बाद हम करेंगे हमारे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले को, राइट। चलो फिर इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक स्टोरी के साथ समझते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर क्या कह रहा है क्लबिंग ऑफ इनकम, राइट। तो चलो अब देखो, इस क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर को समझने से पहले ना कुछ एक छोटी छोटी टर्म्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला जो टर्म लिखा होता है ट्रांसफरर है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका ट्रांसफरी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास एसएससी, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है एसएससी ऑफिसर आता है, असेसिंग ऑफिसर जिसे हम कहेंगे, राइट। अच्छा, सबसे पहले मैं कहती हूँ, मान लीजिए यहाँ पर है मिस्टर राम, ठीक है। ये है बच्चे जो क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है अपनी, ठीक है, इनकम जनरेट कर रहा है, और अपनी इनकम इसकी इतनी ज़्यादा इनकम है कि जिसके कारण इसका टैक्स की लायबिलिटी उतनी ज़्यादा बन रही है। आप सभी को पता है कि जैसे कि जितनी ज़्यादा इनकम होती है हमारे यहाँ उतना ही ज़्यादा टैक्स होता है। ये पता है, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। यस, अगर इनकम मेरी कम हुई तो क्या मेरा टैक्स भी कम होगा? यस, ये प्रोग्रेसिव नेचर का है। तो ऑब्वियस ही बात है, इनकम कम हुई तो टैक्स भी कम होगा, इनकम ज़्यादा हुई तो टैक्स भी ज़्यादा होगा। तो अच्छा, और मैं कह रही हूँ कि इसकी तो इनकम भाई बहुत ज़्यादा है और ये चाह रहा है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड पर्सन है ये, ठीक है, इसकी कंजूस कह सकते हैं, कंजूस पर्सन है ये कह रहा है कि मैंने इनकम तो कमा ली, भाई कमाई हुई इनकम है मैं सरकार को क्यों दूं। ये लगा रहा है कुछ एक पैतरे, ठीक है, ये लगा रहा है कुछ एक मतलब कुछ ये कहते हैं ना कि तरकीब निकाल रहा है कि हाँ मेरी इनकम भी कम हो जाए, सरकार के पास पैसा भी ना जाए, ना मुझे टैक्स देना पड़े, ये काफ़ी तरह की तरकीब निकाले। तो ये कहता है ठीक, जितनी भी मेरी इनकम हो रही है उसको मैं मेरी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर दूँ, उसमें से कुछ पोर्शन, मैं मेरे बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दूँ उसका कुछ पोर्शन, मैं मेरे पापा के नाम कर दूँ उसका कुछ पोर्शन, मैं मेरी माताजी के नाम कर दूँ उसका कुछ पोर्शन, या फिर मेरी जो सन्स की वाइफ है, जिसकी मेरे जो बेटे की बहू है उसके नाम कर दूँ, या फिर मेरा कोई माइनर बच्चा है, ठीक है, माइनर जो चाइल्ड है उसके नाम कर दूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं इनके मेरे कैसे करता हूँ, इनके नाम क्या कर देता हूँ, ये सारी के सारी मोस्ट ऑफ क्या करता हूँ, अपनी इनकम ट्रांसफ़र कर देता हूँ, जिससे कि मैं भी एक एग्जम्पशन लिमिट में आ जाऊँगा और मेरी टैक्स भी नहीं बनेगा। कहते हैं वाह क्या आइडिया निकाला है, पैट ऑन द बैक कर रहा है मिस्टर राम अपने आप को, शाबाशी दे रहा है अपने आप को, ठीक। उसने कहा चलो मान लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर एक्स की जो सैलरी से इनकम आ रही है ना, सैलरी से इनकम आ रही है मान लीजिए 5 लाख रुपये, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है मान लीजिए 7 लाख रुपए, ठीक है, और आपकी अदर सोर्सेज हेड से इनकम आ रही है आपकी मान लीजिए 10 लाख रुपए, ठीक है। तो इसकी टोटल इनकम कितनी होगी 22 लाख रुपए। अब 22 लाख के ऊपर आपको पता है टैक्स लगता है। जैसे ही अगर मैं कहूँ कि आपका टैक्स की जो लायबिलिटी लगा, टैक्स को कैलकुलेट करने का जो रेट होता है, आपको पता है कि अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर आप फॉलो करते हो तो आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, आपके 2.5 लाख है। ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, 60 साल की कम उम्र का है, ये लेस देन 60 ईयर का है। अगर वो न्यू रिजीम को फॉलो करता है तो वहाँ पर मैक्सिमम एग्जम्पशंस आपको 3 लाख की मिलती है, राइट। तो यहाँ पर तो भाई इसकी 22 लाख रुपए इनकम है। कहते हैं भाई टैक्स तो बहुत ज़्यादा बनेगा, तो इसने क्या किया 5 लाख रुपए तो अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी थी ना वो प्रॉपर्टी इसने क्या कर दी अपने जो मान लीजिए बेटे की बहू को ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है, ये सन्स की वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी है। कहते ठीक, अब मेरे पास केवल 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, ठीक है। कहते वाह
बड़ा खुश हुआ। जैसे ही इसने अपना टैक्स को फिल किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इसके ऊपर पूरी तरीके से नज़र थी। उसने देखा कि जितना टैक्स बनता है उसने उतना पे नहीं किया। रीज़न क्या है? वो कहता है भाई अब सर अब की बार तो इसने ना मिस्टर राम ने ना अपनी जो इनकम है 10 लाख बताई है। कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पिछले इतने सालों से उसकी इनकम 15 से 17 लाख में आ रही थी, अब एकदम से कम कैसे होगी? ये रीज़न फाइंड आउट करके आया और पता लगाया कि उसकी इनकम का जो पोर्शन था उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि जिससे उसका टैक्स कम बने। वाह जी वाह, कहते बड़ा चालाक बन रहा है भाई। तो यहाँ पर जो एक पार्टी हुई जिसने प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र किया, जिसने अपनी इनकम को ट्रांसफ़र किया, जिसको वो उसका नाम क्या है? मिस्टर राम। और ट्रांसफी कौन है? जिसको ये प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, सैलरी से होने वाली इनकम रिसीव हुई है। वो कौन है? वो है वाइफ हुई और सन की वाइफ हुई। तो कहने का मतलब रिसीवर पार्टी कौन होगी? ट्रांसफी होने वाली है। और जो देने वाली पार्टी है, इसकी जो ट्रांसफ़र कर रहा है व्यक्ति अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए, उसे हम ट्रांसफरर कहेंगे। और जिसे टैक्स जो भी पर्सन टैक्स पे करता है उसे हम क्या कहते हैं? टैक्स पेयर को क्या कहा जाता है? असेसी कहा जाता है। और टैक्स की असेसमेंट करने वाले पर्सन को क्या कहा जाता है? जिसके पास ये टैक्स डिपॉजिट होने वाला है, ठीक है, जो स्क्रूटनी करता है, इंफॉर्मेशन की जांच पड़ताल करता है, उसे हम एसएससी ऑफिसर कहते हैं। क्या ये समझ में आया? अच्छा, तो मैम ये क्लबिंग ऑफ इनकम में इंक्लूड क्यों हो रहा है? सुनो, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि आपकी जो इनकम थी आपने वो क्लब कर दी है। क्लब करने का मतलब आपने किसी और को ट्रांसफ़र की थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पता चल गया है कि ये इसकी इनकम ना होते हुए मिस्टर राम की इनकम है। डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ज़्यादा चालाक मत बन, जितनी तूने ट्रांसफ़र की थी सीधा साधा बन के अपनी वापस टोटल इनकम में ऐड कर ले। इसकी क्लब का मतलब वापस ऐड ऑन बैक करना। ठीक है, समझ में आया? कुछ समझ में क्लियर हुआ कंसेप्ट? अच्छा, तो मतलब मैम जितना चालाक बना था उतना उसको महंगा पड़ गया। यस, यही तो चाह रहे, क्योंकि सरकार कभी भी अपना नुकसान नहीं करने देगी। बच्चे समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक बात आ जाती है, मान लीजिए इसकी कोई प्रॉपर्टी थी, इसकी एक प्रॉपर्टी थी और इस प्रॉपर्टी के ऊपर उसने देखा कि मेरी इनकम बहुत ज़्यादा आ रही है जिसके कारण मुझे खुद को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी किसको? किसको कर दी? मान लीजिए अपनी वाइफ को कर दी। अच्छा, मीन्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू थी बच्चे 30 लाख रुपए और उसने प्रॉपर्टी जब वाइफ को ट्रांसफ़र करी ना, उसने इसको कुछ भी नहीं दिया भाई। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सरकार कह रही है, गवर्नमेंट कह रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस केस में जितने भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है मिस्टर मिसिस वाई को, मिसिस राम को, तो यहाँ पर 30 लाख की प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो गया भाई? इनकम तो मिल रही है वाइफ को, पर गवर्नमेंट कह रही है जब तक इसके पास फुल कंसिडरेशन नहीं मिल जाता, किसको? मिस्टर राम को, तब तक उस इनकम के ऊपर टैक्सेबिलिटी कौन देगा? मिस्टर राम ही देगा। कहते लो जी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को तो ट्रांसफ़र करने का। फिर इसने दूसरा तरकीब निकाली, क्या कि इस प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं मेरे दोस्त को, मिस्टर श्याम को, मिस्टर श्याम को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अच्छा, 30 लाख की प्रॉपर्टी है ना, चलो 20 लाख रुपए में इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो यहाँ पर कंसीडरेशन चेक करना है आपको। क्या करना है? कंसीडरेशन चेक करना है। कंसीडरेशन का मतलब क्या आता है? इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। कंसीडरेशन उसने चेक किया, अगर फुल कंसीडरेशन है तो जो भी इनकम वहाँ पर इस प्रॉपर्टी से होगी वहाँ पर उसके ऊपर मिस्टर राम का तो भी फिर कोई अधिकार नहीं रहा, है ना, क्योंकि फुल कंसीडरेशन मिल गया। मान लीजिए 30 लाख की वैल्यू थी, 30 लाख मिस्टर श्याम ने दे दिए, तो यहाँ पे फुल कंसीडरेशन कहेंगे और जो भी इस प्रॉपर्टी से अब आगे आने वाले साल में जो भी इनकम होगी वो मिस्टर श्याम पे करेगा उस इनकम के ऊपर टैक्स। अच्छा, इन केस भाई हाफ कंसीडरेशन किया, जैसे कि 20 लाख का एग्जाम्पल लिया मैंने, तो वहाँ पर
वहाँ पर अब देखो 30 लाख में से आपको केवल 20 लाख मिले हैं और 10 लाख रुपए नहीं मिले, तो 20 लाख की इनकम के ऊपर तो मिस्टर राम को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी इससे होने वाले इनकम को। मान लीजिए 30 लाख के ऊपर आपको इनकम हो रही है, मान लीजिए 1 लाख रुपए इनकम हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब इसमें से आपको 30 लाख रुपए की वैल्यू थी, मिले केवल 20 लाख रुपए हैं, जो नहीं मिले वो 10 लाख रुपए हैं, जो नहीं मिले उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसकी इनकम में से इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये इनकम टैक्सेबल होगी इन हैंड ऑफ राम, और 20 लाख के ऊपर जो भी इनकम जनरेट होगी वो टैक्सेबल होगी इन हैंड ऑफ श्याम। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सोचा था कि भाई तेरे को भी कम में पड़ जाएगी, तेरे को ये लगेगा कि 20 लाख रुपए में ली है और तू भी अपना दिखा पाएगा कि मेरे को तो 20 लाख रुपए में वैल्यू मिली है। दूसरा, इसके लिए टैक्स की बचत हो रही है, इसके लिए भी टैक्स की बचत हो रही है। तो दोनों ने क्या बनाया था, प्लान बनाया था कि मैं टैक्स की हम चोरी कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। गवर्नमेंट कहती है जितना कंसिडरेशन मिला उसके हिसाब से जिसने दिया है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, जितना नहीं मिला उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो टैक्सेबल होगा मिस्टर राम के हाथ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है 1 लाख रुपये किसके ऊपर इनकम इनकर्ड हो रही है, ये 30 लाख के ऊपर हो रही है। अच्छा, हमें मिस्टर राम का निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है 10 लाख से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे कट करने के बाद ये वैल्यू कुछ कितनी बनेगी, 33,333 बनेगी, 334 बनेगी। तो इतनी वैल्यू क्या होगी उसकी मेन इनकम के अंदर वापिस ऐड बैक हो जाएगी, वापिस क्लब हो जाएगी। जो अभी तक मैंने समझाया पूरा चैप्टर ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मेरे को जस्ट पढ़ के बताना है तुम्हें क्या चीज़ चल रही है। सुनो, ये मैंने आपको बता दिया कि इंटेंशन अगर टैक्स की चोरी करने की है तो जितनी भी इनकम आपने ट्रांसफ़र करी है विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ द मेन एसेट्स, तो इस केस में जितना इनकम उन्होंने ट्रांसफ़र की है वो वापस उसकी इनकम में किसकी, मिस्टर यहाँ पर राम लगा लीजिए, मिस्टर राम की इनकम में वापस ऐड बैक हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपको क्या बात ध्यान रखनी है, अगर कंसिडरेशन मिल रहा है तो ये देखेंगे कि कंसिडरेशन फुल कंसिडरेशन मिल रहा है कि जिससे आप सेटिस्फाइड हैं तो कभी भी इनकम क्लब नहीं होगी। अगर इनएडुकेट है तो इनकम क्लब होगी, वो भी रिमेनिंग पार्ट होगी, ठीक है, ठीक है। क्लबिंग का मतलब क्या है कि एडिंग द इनकम ऑफ द अनदर पर्सन ऑफ यूर इनकम, मीन्स कि जितनी आपने इनकम किसी पर्सन को ट्रांसफ़र किया था वो वापस आपकी इनकम में क्या हो रहा है, वापस ऐड बैक हो रही है। एडिंग द इनकम ऑफ द अनदर पर्सन टू यूर इनकम, आपकी इनकम का जितना भी पोर्शन था, आपने जितना भी किसी पर्सन को ट्रांसफ़र किया था वो वापस ऐड बैक हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई किया जाता है, क्लबिंग का प्रोविज़न क्यों अप्लाई किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पर्सन क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी अप्लाई कर देता है, अगर किसी ने अपनी टैक्स को, इनकम को कम करने के चक्कर में किसी को ट्रांसफ़र किया है तो वो भी चेकआउट किया जाएगा। अच्छा, ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ द इनकम। अच्छा, जो इनकम हो रही थी किसी पर्टिकुलर एसेट्स पे वो तो आपने ट्रांसफ़र कर दी, परंतु वो मेन जो एसेट्स थी वो ट्रांसफ़र नहीं की। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर देखो मैंने कहा कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी, जो कि इनकम आती थी यहाँ से, मैंने केवल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, इनकम ट्रांसफ़र करी है इस प्रॉपर्टी से आने वाली। मैंने कहा मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख थी, इससे इनकम 7 लाख रुपये आ रही है मुझे, तो मैंने केवल इनकम ट्रांसफ़र कर दी, प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र करी। तो गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जब तक मेन प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र नहीं कर लेंगे तब तक ट्रांसफ़र कंसीडर किया ही नहीं जाएगा, तब तक ट्रांसफ़र कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। तो जो भी आपने इनकम उसकी वहाँ पे ट्रांसफ़र की है तो वापस ऐड बैक हो जाएगी। ओके सर। अच्छा, तो इसी बेसिस पे, ट्रांसफ़र के बेसिस पे ट्रांसफ़र को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो क्या है, रेवोकेबल ट्रांसफ़र है, दूसरा इररेवोकेबल ट्रांसफ़र है। रेवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि जब हम ट्रांसफ़र तो कर देते हैं बट कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ टाइम का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने 1 मार्च 2024 को मैंने कोई अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, उसको वापस ले लिया है 10/4/2024 को। मीन्स कि जिस दिन मुझे टैक्स देना था 31 मार्च 2024 को मुझे टैक्स देना था, उससे 1 महीना ठीक पहले मैंने क्या कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र कर दी है।
ठीक है। बट कुछ उस 10 तारीख के बाद मैंने उसको कहा कि ला भाई मेरी प्रॉपर्टी वापस दे जो मैंने तुम्हें दी थी, तो यहाँ पे उसे बोलेंगे रेवोकेबल ट्रांसफर कहेंगे, मीन्स कि टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। ओके, इट मीन्स ट्रांसफर कैन बी कैंसल एट एनी टाइम। जो भी ट्रांसफर किया है उसको आपने क्या कर सकते हो, किसी भी टाइम किसी भी समय पर कैंसिल कर सकते हैं। कौन? जो मेन ओनर है। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर राम आपका मेन ओनर है, ठीक है। अगर वो इस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसे ट्रांसफर नहीं कहेंगे, उसे टैक्स की चोरी करना कहेंगे। इसीलिए कहा गया है वहाँ से होने वाली इनकम को हम उसकी इनकम में क्लब कर देंगे, इसलिए क्लबिंग का प्रोविजन हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अच्छा, इर्रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या है? इर्रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंटली, दैट मीन्स अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर मिस्टर राम का किसी भी तरह का राइट ना रहा हो, उस केस में क्या कहेंगे? ऑब्वियस ही बात है, अब आपने परमानेंटली मिस्टर श्याम को इस प्रॉपर्टी को बेच दिया है। अब ऑब्वियस ही बात है इस प्रॉपर्टी के ऊपर मिस्टर राम का कोई अधिकार नहीं है, मिस्टर अगर इससे इनकम होएगी तो क्या वो मिस्टर राम की होगी? नहीं, मिस्टर श्याम की होगी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया था ना, मैंने क्या दिया था? मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो 20 लाख रुपए कंसिडरेशन मिला था प्रॉपर्टी के नाम के, ये आपकी परमानेंट ट्रांसफ़र मानी जाएगी और ये आपकी एज ए दिखावे की मानी जाएगी। तो यहाँ पर इसे कहेंगे इर्रेवोकेबल ट्रांसफ़र कहेंगे, ये परमानेंट ट्रांसफ़र होगी। और इसके ऊपर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके ऊपर अब हम क्लबिंग का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम ही मिस्टर श्याम के, तो क्लब क्यों करेंगे भाई मिस्टर राम की इनकम में, ठीक है। सो ये सेक्शन 61 में शो किया गया है और ये सेक्शन 62 में शो किया गया है इर्रेवोकेबल। ओके, चलो ये पढ़ लेना जो भी मैंने आपको समझाया। ओके, अब 64 सबसेक्शन 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका मेन कंसेप्ट है, जो मैंने अभी आपको समझाया वो बस रीड करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर एनी एसेट्स अदर देन द हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली without adequate consideration, in such a case income of the assets shall be clubbed in the income of the transferor। कहने का मतलब अगर कोई एसेट्स थी जो कि आपने अपनी स्पाउस का मतलब क्या है? अगर वाइफ का केस है, वाइफ अगर ट्रांसफरर है, भेजने वाली वाइफ है, तो स्पाउस कौन होगा? उसका हस्बैंड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हस्बैंड ट्रांसफरर है, मीन्स कि भेजने वाला, देने वाला व्यक्ति, ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति हस्बैंड है, तो यहाँ पे स्पाउस का मतलब वाइफ होगा। तो ये बात समझ लेना, स्पाउस दैट मीन्स एक दूसरे के पति पत्नी को बोला गया है। अगर वाइफ है तो उसके केस में आपको हस्बैंड को मानना है, हस्बैंड है तो उसके केस में वाइफ को मानना है। अगर इस तरीके से स्पाउस को कोई भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, तो इस केस में उस प्रॉपर्टी से होने वाली जितनी भी इनकम होने वाली है ना, उस केस में वो सारी की सारी इनकम क्लब कर दी जाएगी इनकम ऑफ द ट्रांसफरर, जो इसने ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी। अच्छा, इफ़ द एसेट्स इज द ट्रांसफ़र फॉर द एडुकेट कंसिडरेशन, कहने का मतलब अगर कंसिडरेशन आपको प्रॉपर मिला है, सेटिस्फाइड मिला है, 30 लाख के बदले आपको अगर पूरा 30 लाख रुपए मिल गए, तो इस केस में प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रांसफ़र कर दी गई है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो भी इनकम वहाँ पे इस प्रॉपर्टी से होने वाली है, एसेट से होने वाली है, वो क्लब नहीं होगी, क्लबिंग का प्रोविज़न नहीं लगेगा। अच्छा, इन केस आपको कंसिडरेशन पूरा ना मिले तो हम वो पोर्शन निकाल लेंगे जितने का आपको कंसिडरेशन नहीं मिला, उसने की इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो इनकम वापस से ऐड बैक हो जाएगी आपके ट्रांसफरर के अकाउंट में, राइट। अब देखो 3 लाख रुपए की कोई आपकी डिपॉजिट था और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 1 लाख रुपए मिल रहा था। अब 5 लाख रुपए का 5 लाख का डिपॉजिट था और उसके ऊपर आपको 1 लाख रुपए क्या मिल रहा था? इंटरेस्ट एज ए इनकम मिल रही थी। बट उसमें से मान लीजिए आपने ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बदले में आपको केवल 3 लाख रुपए मिले। अब वैल्यू तो बेटे 5 लाख है, मिले आपको 3 लाख है, एप्रोप्रिएट नहीं है, राइट, कमी है। तो कितने की कमी है? 2 लाख की कमी है। तो 1 लाख में से 2 लाख का हिस्सा निकाल लेंगे और वो जो हिस्सा आएगा वो आएगा आपका 40,000। अब मैंने कैसे निकाला? 1 लाख रुपए इनकम है, किसके ऊपर है? 5 लाख के ऊपर है, और इंटू में 2 लाख कर देंगे तो वैल्यू 40,000 आ जाएगी। दैट्स इट, ये वापस एड बैक हो जाएगी आपके ट्रांसफर के अकाउंट में। 4th पॉइंट आपको क्या याद रखना है? ट्रांसफ़र तभी मानेंगे, क्लबिंग तभी होगी, मीन्स की वापस एड बैक इनकम तभी होगी अगर स्पाउस
के बीच में रिलेशनशिप अभी भी एग्जिस्ट करता हो, दैट मीन्स अभी डिवोर्स का केस ना हुआ हो, मीन्स कि अभी वो उनका डिवोर्स ना हुआ हो, अभी जब भी रिलेशन एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, और इनकम जब आ रही है तब भी रिलेशन एग्जिस्टेंस में है। तो कहने का मतलब जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी से, उस पर्टिकुलर एसेट से इनकम हो रही है, उस टाइम भी रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में होगा। अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है रिलेशनशिप तो क्लबिंग भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, इन ऑर्डर टू अप्लाई द क्लबिंग प्रोविजन रिलेशनशिप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट बी एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं हुआ तो उस केस में क्लबिंग का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में ये होगा कि अगर मान लीजिए ये हस्बैंड है, ठीक है, ये वाइफ है, ठीक है, अब यहाँ पर इनका डिवोर्स हुआ है, ठीक है, उसके बाद इसने अपनी वाइफ को क्या किया, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसकी अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। हाँ, तुम अपने आगे आने वाली जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से जीवित मतलब अपने सर्वाइव कर सको अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कोई प्रॉपर्टी दी है मिस्टर राम ने, ठीक है, मिसिस राम को दी है, ठीक। अब इस प्रॉपर्टी से रेंटेड इनकम आए, कुछ भी इनकम आए, बेच के इनकम आए, कैसे भी इनकम आए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आए या फिर कैपिटल गेन की इनकम आए, तो इसके ऊपर जो भी इनकम आएगी उसका डायरेक्टली टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, मिसिस राम होगी, नॉट अ मिस्टर राम। तो इसीलिए बोला गया है क्लबिंग तभी होगी जब रिलेशनशिप क्या होगा, एग्जिस्टेंस में होगा। दैट्स इट। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, क्लबिंग प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल इफ एनी एसेट्स हैज बीन बी ट्रांसफर टू द सन्स वाइफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, इनकम फ्रॉम द एक्रीशन शैल बी क्लब्ड। एक्रीशन का मतलब क्या है कि जो भी इनकम आपको हो रही है, ठीक है, आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लीजिए आपके हस्बैंड ने आपको, मिस्टर एक्स, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, मिस्टर एक्स ने अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए ऐसे किया 10 लाख रुपए एज ए गिफ्ट दे दिए। अदर सोर्सेज ऐड के अंदर डिस्कस किया था ना कि गिफ्ट की इनकम के ऊपर हमारे पास क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, इवन स्पेशली जब आपके कोई रिलेटिव ने दिया हो, राइट। तो मैंने कहा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर कि जो मिस्टर एक्स है उसने अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए का कोई गिफ्ट दे दिया, ठीक है, और उस गिफ्ट की जो वैल्यू थी 10 लाख रुपए, ठीक है, वो एज अ लोन मिसिज वाई ने, या तो यहाँ पे मिस्टर एक्स लगना, मिसिज एक्स ही कर लेती इसको, ठीक है, मिसिज एक्स ने मिस्टर जेड को एज अ लोन दे दिया। अब लोन तो दे दिया, इट्स ओके। अब उस 10 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने दिए थे मिसिज एक्स को, उसने वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट के बदले में उससे इनकम ही जनरेट होगी। अब मिस्टर जेड एट द रेट ऑफ द 11-12% मिसिज एक्स को पैसे देगा, यस। अब यहाँ पे इनकम जनरेट हुई 10 लाख के ऊपर, कितनी जनरेट हुई, 10 लाख का 12% करेंगे तो कितना होगा, 1,20,000 होगा। अब यहाँ पर देखो क्लबिंग हो रही है, मीन्स कि टैक्स को कम दिखाने के लिए, टैक्स को कम करने के लिए मिस्टर एक्स ने पैसे भेजे मिसिज एक्स को, और मिसिज एक्स ने इसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, और इससे इनकम हुई। ये इनकम किसकी मानी जाएगी, अगर ये पैसा मिस्टर एक्स ट्रांसफ़र ना करता तो ये इनकम किसकी होती, मिस्टर एक्स की होती। तो दैट्स अ रीज़न इससे आने वाली इनकम कहाँ पे चली जाएगी, वापस ऐड बैक हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो चलो इंटरेस्ट इनकम क्या हो गई है, वापस ऐड बैक होगी मिस्टर एक्स के अंदर, ठीक है, बट इन केस ध्यान से सुनना क्या कि जो ये 1,20,000 है, मिसिज एक्स ने क्या कर दिया है, इसको फर्दर आगे फिर इन्वेस्ट कर दिया है, कोई सिक्योरिटीज़ में, कोई आपने एफडी करवा ली है या फिर अपना सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा लिया, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। वो इंटरेस्ट मिला किसको, मिसिज एक्स को। अब यहाँ तक 1,20,000 तक का जो प्रोसेस था ना, वहाँ तक मिस्टर एक्स रिस्पॉन्सिबल था। अब आगे जितना भी प्रोसेस है मिसिज एक्स के हैंड में टैक्सेबल हो गई है। ये बात ध्यान रखने की है कि इनकम फ्रॉम द एक्रीशन शैल बी क्लब्ड तब तक होगी जब तक आपका मेन जो ओनर था वहाँ से आने वाली इनकम यहाँ पर जनरेट हो रही थी।
समझ पा रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट जाता है इफ द स्पाउस रिसीव एनी रेम्यूनरेशन irrespective of the designations such as the salary, commission, fees from the concern in which the spouse has the substantial interest. अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने से पहले आपको एक शब्द का मतलब समझना होगा। क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉई होता है और एम्प्लॉई के साथ साथ उसका उस कंपनी में 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट होता है, उस पर्सन को बोलेंगे कि उस कंपनी के अंदर उसका क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अच्छा, मैंने कहा मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है, या फिर इसी की खुद की कंपनी है, चलो इसकी खुद की कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स किसी उसकी खुद की कंपनी है, ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉई काम करते हैं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स क्या कर रहा है? एम्प्लॉई है, उनको सैलरी दे रहा है। मिस्टर ए को सैलरी दी उसने 2 लाख, मिस्टर बी को सैलरी दी उसने 1.5 लाख, मिस्टर सी को सैलरी दी उसने 2.5 लाख, और मिसिज एक्स को, उसकी पत्नी को उसने सैलरी दी 8 लाख, और कुछ एक अलग खर्चे हुए 6 लाख, और जो आपकी इनकम है सेल करने से 30 लाख है। तो आपका नेट प्रॉफिट बना 10 लाख। आपको कुछ अजीब लग रहा है इस बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में क्या अजीब लग रहा है कि सबकी इनकम, इन तीनों की इनकम तो ठीक है, एम्प्लॉय लग रहे हैं, बट ये मिसिज एक्स कौन है? मिसिज एक्स तो भाई मिस्टर एक्स की वाइफ है, और ये इनकम सैलरी रिसीव कर रही है। तो यहाँ पर इसके ऊपर लगेगा क्वेश्चन मार्क कि ये अपनी वाइफ को क्यों सैलरी दे रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई ये एज अ अकाउंटेंट है, हमारे पूरी कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट को चेक कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कह रहा है। कहते हैं अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान गए। अब ये बताओ मिसिज एक्स क्या एलिजिबल है इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, सीए की पोस्ट को होल्ड करने के लिए? कहने का मतलब मिसिज एक्स की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये तो कह रहे हैं चलो ठीक है, आपने रेम्यूनरेशन दिया, इसको सैलरी दी, काम करने के बदले दी, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसका जो एक्सपीरियंस है, इसके पास जो डिग्री है, इसके पास जो स्किल है, क्या इस पोस्ट के साथ मैच करती है या नहीं करती? अगर ये क्वेश्चन ये निकला नो कि नहीं करती मैच, तो सारी की सारी इनकम जो इन्होंने डेबिट साइड में दिखा रखी थी ना 8 लाख रुपए, वो वापस ऐड हो जाएगी इसमें। कहने का मतलब ये खर्चा, अभी कहते कोई पर्सन कैपेबल ही नहीं उस पर्टिकुलर पोस्ट को हैंडल करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है उसको इनकम जो दी जा रही है वो कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी करने के लिए जा रही है, खर्चा ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि हाँ मिसिज एक्स को प्रॉपर नॉलेज है, बुक ऑफ अकाउंट की हैंडल करने की नॉलेज है, इवन उसके पास बिल्कुल प्रॉपर डिग्री है, तो वहाँ पर जो भी इनकम मिलेगी वो खर्चा मिस्टर एक्स को अलाउड होगा कि हाँ तुम ये डेबिट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ एनी पर्सन रिसीव द रेम्यूनरेशन विदाउट एनी proper qualification, experience, skill, degree from any concern where the spouse have the substantial interest। कहने का मतलब अब मान लीजिए मिस्टर एक्स का इस पर्टिकुलर कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इस पर्टिकुलर कंपनी में मान लीजिए ये एम्प्लॉई है, ठीक है, और साथ ही साथ उसने अपनी वाइफ को भी लेके आ गया कि आजा तुम भी आ जाओ, ठीक है, हम इस कंपनी के, मान लीजिए ये कंपनी का जो मेन ओनर है ये इसका फ्रेंड है श्याम है, और इस कंपनी में मिस्टर एक्स के क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जिस भी एम्प्लॉई का 20% से ज़्यादा उस कंपनी में क्या होता है वोटिंग राइट होता है, और साथ ही साथ इस कंपनी में मिसिज वाई भी आ गई है, ठीक है, और मिसिज वाई को किसी भी तरह की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट को हैंडल करने के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो इस केस में बोला गया है जो भी इनकम मिसिज वाई को मिल रही है वो इनकम किस में ऐड करेंगे, किसकी इनकम में ऐड करेंगे? वो स्पाउस की इनकम में ऐड करेंगे, इसके हस्बैंड की इनकम मिस्टर एक्स की इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो 8 लाख रुपए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, वो 8 लाख रुपए मिस्टर एक्स की इनकम में ऐड हो जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी पर्सन रिसीव कर रहा है रेम्यूनरेशन बिना किसी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, डिग्री के किसी भी कंसर्न, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से,
तो वहाँ पर जो स्पाउस है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो स्पाउस है, जो उसका हस्बैंड है, काम कर रहा है, ठीक है, उसमें वहाँ पर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस रेमुनरेशन को, सच रेमुनरेशन इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द स्पाउस हैविंग द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। उस पर्सन की इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी उसकी इनकम जिस पर्सन के मीन्स की जो स्पाउस है, जो कि उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। क्लियर है, समझ में आया? रीज़न बस यही है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, उसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है उस पर्टिकुलर पोस्ट को हैंडल करने की। दैट्स अ रीज़न कि सारी की सारी इनकम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में ऐड बैक हो जाएगी, मिस्टर एक्स के पास। ठीक है, अच्छा ये भी तो हो सकता है भाई, ये भी तो हो सकते हैं, ना तो मिस्टर एक्स कैपेबल हो, ना ही मिस्टर वाई कैपेबल हो, मिसिज एक्स, सॉरी फॉर दैट। इसकी दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ, उनके पास ना तो कोई क्वालिफिकेशन है, ना ही कोई डिग्री है, ना ही कोई नॉलेज है, दोनों बिना डिग्री, बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो कंपनी का ओनर है, इनका दोस्त है, वो सोच रहा है कि मैं इनको सैलरी दिखा के मैं अपना खर्चा कम कर दूंगा और मैं इनको सैलरी दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जिसकी भी इनकम हाईएस्ट होगी, किसकी, या तो मिस्टर एक्स की या मिसिज एक्स की, जिसकी भी इनकम हाई होगी उसी की इनकम दूसरे की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर एक्स कमाते हैं, ठीक है, इसकी सैलरी कितनी, मान लीजिए इसकी भी 80,000 है, इसकी 90,000 है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट किस में देखना है, एक्सक्लूडिंग हिज रेमुनरेशन। कहने का मतलब कि जो भी इनकम आप कमा रहे हो एक्सेप्ट द सैलरी इनकम को छोड़ के बाकी किसी भी सोर्सेज की इनकम से, किसी भी सोर्सेज से आप इनकम जनरेट कर रहे हो, उनकी टोटल इनकम को एग्रीगेट करेंगे। ठीक है, पूरी जो भी इनकम है उनको एग्रीगेट करेंगे और उस एग्रीगेट को कंपेयर किया जाएगा। सुनो, यहाँ पे मिस्टर एक्स है, ये मिसिज एक्स है, दोनों इस कंपनी के अंदर क्या है, एम्प्लॉई है, बट दोनों के दोनों एलिजिबल नहीं है, रेमुनरेशन फिर भी रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी क्या कर रहे हैं, सैलरी रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लबिंग का प्रोविज़न अप्लाई होगा, बट ये ध्यान रखना है किसकी इनकम में आप एक दूसरे की इनकम ऐड होगी। मीन्स कि अगर मिस्टर एक्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लब किया जाएगा इनकम ऑफ द स्पाउस हुज टोटल इनकम इज हायर, जिसकी भी टोटल इनकम ज़्यादा होगी उसकी इनकम में हम इसको ऐड कर देंगे। ज़्यादा कैसे पता चलेगा, आपका सैलरी हेड है बच्चे, ठीक है, आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड है, आपका कैपिटल गेन हेड है, आपका पीजीबीपी का हेड है, आपका अदर सोर्सेज हेड है। यहाँ पे बोला गया है केवल सैलरी हेड की इनकम को छोड़ के इन सब हेड से जो भी इनकम आपको होती होगी, आप पहले मिस्टर एक्स की कैलकुलेट करेंगे, फिर मिसिज एक्स की कैलकुलेट करेंगे। जिसकी भी इनकम इन सभी चारों हेड से ज़्यादा मिलेगी उसी की इनकम में दूसरे पर्सन की क्या कर देंगे, सैलरी ऐड कर देंगे। मान लीजिए मिसिज एक्स की इन सभी हेड से इनकम से 10 लाख रुपए बन रही है और इसकी 6 लाख रुपए मिल रही है, तो हाईएस्ट ये हुआ, इसको उठाओ और मिस्टर एक्स की जितनी भी सैलरी थी 80,000 मैंने बताया, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से आपको देना पड़े। ठीक है, अच्छा, इफ स्पाउस रिसीव रेमुनरेशन receive remuneration in having the recognized qualification, experience, knowledge and skill। अगर जो भी स्पाउस उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है और उसको प्रॉपर नॉलेज है कि हाँ मेरे को इस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट बनाना है, वो प्रॉपर चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है, वाई पूरी प्रॉपर चार्टेड अकाउंटेंट है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट को हैंडल करने की नॉलेज है, कैसे ऑडिट किया जाता है, कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, तो इस केस में ऑब्वियस ही बात है अपनी मेहनत अपनी स्किल के बेसिस पे ले रही है, तो इस केस में किसी भी केस में क्लबिंग नहीं होगी, उसकी इनकम उसके हाथ में ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, ठीक है, रिलेटिव्स मैंने बता दिया है क्या होता है, वैसे हमने इसको अदर सोर्सेज में पढ़ा था, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का भी मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्शन किस में है, क्लबिंग कब नहीं होगी, नहीं होगी। पहला पार्ट तो मैंने आपको बताया, अगर डिवोर्स हुआ है तो इस केस में इनकम क्लब नहीं होगी, या फिर मैं कहूँ कि मैरिज से पहले, इसकी शादी से पहले अगर किसी ने किसी को भी प्रॉपर्टी, मान लीजिए किसी लड़के ने, ठीक है,
किसी लड़की के नाम या फिर किसी लड़की ने मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे से एक्सचेंज की हुई है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की हुई है, उसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि कर लो, ठीक है, ट्रांसफ़र कर लो, क्लबिंग नहीं होगी, इनकम जिसको भी मिलेगी जिसके हाथ में प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन, मीन्स कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र, एट द टाइम ऑफ द इनकम इनकर्ड, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्लबिंग इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, एसेट्स इज एक्वायर्ड बाय द स्पाउस आउट ऑफ द पिन मनी। पिन मनी के बारे में समझ रहे हो, पिन मनी का मतलब क्या होता है? पिन मनी का मतलब होता है जब मान लीजिए मिस्टर एक्स अपनी वाइफ को घर का खर्च चलाने के लिए डेली बेसिस पे 500 रुपये देता है, ठीक है, महीने के कितने हुए, महीने के हुए आपके 15,000 रुपये, इस तरीके से साल के कितने हुए, साल के हुए 1,80,000 रुपये। तो इस तरीके से मिस्टर एक्स ने मिसिज वाई को अपनी इनकम में से 1,80,000 रुपये सालाना दिए। तो यहाँ पर मिसिज वाई क्या कर रही है, इन्हीं पैसों को बचा के कहीं और इन्वेस्ट कर रही है। ऐसी इनकम भी क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। रीज़न क्या है भाई, इसके ऊपर टैक्स दे दिया, इसने ऑलरेडी टैक्स दे दिया, बचा हुआ पैसा ही तो अपनी वाइफ को दिया ना घर खर्च को चलाने के लिए। तो इसे बोलते हैं पिन मनी। पिन मनी का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन घर खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को पैसा देता है और उसमें से अगर वो बचा के कहीं इन्वेस्ट भी कर लेती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को बोला जाता है पिन मनी। ओके, अभी हो जाता है सेक्शन 64(1) कंप्लीट। सेक्शन 64(1)(a) लास्ट रहता है। जब बात की जाती है जब कोई पर्सन अपने माइनर चाइल्ड को, माइनर चाइल्ड दैट मीन्स जिसकी उम्र 18 साल से कम उम्र की होती है, उसको कोई इंटरेस्ट, उसको कोई इनकम, उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेरेंट्स, तो क्या वो इनकम क्लब होगी? इसको मैं डायरेक्ट एक कंक्लूजन पे लेके आती हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नज़र आ रहा है? मान लीजिए यहाँ पर समझो कि माइनर चाइल्ड के केस में आप क्या कर रहे हैं, अपने जो मान लीजिए मम्मी दे रही है, पापा दे रहे हैं, मदर दे रही है, फादर दे रहे हैं, कोई भी पर्सन अपनी इनकम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो पता नहीं है किसने ट्रांसफ़र की है, तो यहाँ पर whosoever having a higher income, जिसकी भी इनकम हाइयर होगी और जितना अमाउंट उन्होंने ट्रांसफ़र किया है अपने माइनर चाइल्ड के अकाउंट में, वो सारे की सारी अमाउंट वापस क्लब हो जाएगी, जिसकी भी इनकम क्या होगी, हाइयर होगी, ठीक है। दूसरा केस, इन केस पेरेंट्स का क्या हुआ है, डिवोर्स हुआ है, पापा अलग हैं, मम्मी अलग है, तो यहाँ पर अगर किसी भी पेरेंट्स ने क्या किया हुआ है, ट्रांसफ़र किया हुआ है माइनर चाइल्ड के फेवर में कोई भी अमाउंट, तो यहाँ पर इनकम किसके अंदर क्लब होगी? तो यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन बच्चे की केयर कर रहा है, कौन बच्चे को मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर ये देखा जाएगा। अगर मम्मी मेंटेन कर रही है तो मम्मी की इनकम के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा वो पर्टिकुलर अमाउंट। अगर पापा मेंटेन कर रहे हैं, पापा ने क्या किया लिया हुआ है, उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसको अपने पास रखते हैं, उसकी केयरनेस करते हैं, तो उसे हम उसके जो भी इनकम उन्होंने ट्रांसफ़र किया वो पापा के अकाउंट में टैक्सेबल हो जाएगी, पापा के अकाउंट में ऐड ऑन हो जाएगा वापस से, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी जो भी माइनर चाइल्ड है, बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, कोई डांस में होता है, कोई सिंगिंग में होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, अगर वो अपनी टैलेंट, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज के बेसिस पे इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम उसे रिसीव हो रही है, तो वो इनकम कभी भी क्लब नहीं होती, वो उसके हाथ में टैक्सेबल होती है। और वहाँ पर जितने जो भी उसके गार्जियंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी ITR को फाइल किया जाए, ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स क्या जो बच्चा है, ठीक है, डिसेबल है और उस डिसेबिलिटी के सपोर्ट करने के लिए कि आगे फ्यूचर में काम आ जाए पैसा, ठीक है, उसके पर्पज़ से क्या कर रहे हैं, वो क्लब किया जा रहा है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का क्लबिंग का प्रोविज़न नहीं किया जाएगा, वो टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, माइनर चाइल्ड के अंदर स्पेशली बात बोली गई है क्या कि अगर कोई पेरेंट्स क्लबिंग अपने माइनर चाइल्ड के प्रति कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करता है, तो वहाँ पर आपको एग्जम्पशंस मिलती है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32, कितना 1500 रुपये पर एनम। दैट मीन्स मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं अपने मतलब अपने बच्चे के यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है, पहली बात तो क्लब हो जाएगा और उसमें से 1500 रुपये एज एग्जम्पशंस मिल जाएगी, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको बताया है
ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको एज इट इज़, ये 4 पॉइंट यही हैं जो आपको मेन ध्यान से समझने होंगे। अगर इनकम को क्या किया गया है, रेज हुआ है माइनर चाइल्ड की ओर, तो इनकम क्लब कर दी जाएगी उसके मम्मी या पापा के हाथ में, जो भी जिसकी भी इनकम हाईएस्ट होगी, ठीक है। अगर उन पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है, ठीक है, अभी फ़िलहाल एग्जिस्टेंस में रिलेशनशिप नहीं है, तो जो भी जिसके भी पास भी बच्चे की कस्टडी होगी उसी के पास क्या है, माइनर चाइल्ड के पास जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया हुआ है वो क्लब हो जाएगा, जो भी उसकी मेंटेनेंस करते हैं। तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा अपने बिहाव पर, अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो क्या कर रहा है, अपनी इनकम को जनरेट कर रहा है, तो वहाँ पर वो इनकम क्लब नहीं होती, ठीक है। इनकम का क्लबिंग का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता है, बट हाँ जो उसके गार्जियंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करें सेपरेटली और उसके रिगार्डिंग ITR को फाइल करें। या फिर कोई पर्सन डिसेबल है, जो हम डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 80U के बारे में। 80D आपके दिमाग में आ रहा होगा, 80D तो भाई जो टैक्स पेयर खुद होता है ना उसकी डिसेबिलिटी होती है ना, तब 80D का कंसेप्ट लगता है। 80D, 80DB, जब टैक्स पेयर खुद डिसेबल होता है तब ये 80D का कंसेप्ट लगता है। अगर टैक्स पेयर के कोई फैमिली मेंबर है, उस केस में वो फैमिली मेंबर डिसेबल हो तो 80U का कंसेप्ट लगता है, राइट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर ये क्लबिंग नहीं होगी, तो 2 केसेस में क्लबिंग नहीं होगी, 2 केसेस में क्लबिंग होगी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और 1500 रुपये पर एनम, ठीक है, पूरे साल में अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 के हिसाब से आपको ये क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। हो गया, लो भाई चैप्टर फिनिश। क्लबिंग का चैप्टर भी आज हो गया हमारे पास ख़त्म। तो यहाँ पर अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो ₹9 आपको पे करने होंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID दी हुई है, तो टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये PDF आप एक्सेस कर सकते हो। आप देख पा रहे होंगे, आप हमारे बिल्कुल मोस्ट ऑफ क्या, अब हमारे 2 से 3 चैप्टर रहते हैं। सेट ऑफ वाला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर और मैक्स टू मैक्स एग्जाम्शन के ये 3 चैप्टर रहते हैं। बाकी आपके पूरे 14 के 14 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सभी चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। सो आप चैनल पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्ट नोट्स में मैंने इनको सबको समझाया हुआ है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर। ओके, so thank you for watching this video. Have a nice day and all the very best for your exam.